So hello friends, through this PowerPoint presentation we will discuss anticoagulants, and in the anticoagulants basically we will discuss in detail about high molecular weight heparin, which is also called unfractionated heparin, and low molecular weight heparin, which is also called fractionated heparin, and warfarin, which is oral anticoagulants. So starting from the basics, that what are anticoagulants. Basically anticoagulants means these are the drugs used to reduce the coagulability of blood. Means anticoagulants are the drug basically which is responsible for inhibiting the coagulation process of the blood. So in the anticoagulant, which anticoagulant we can use in vivo, inside the body we can check the effect, or outside the coagulation of blood can be inhibited, as we as we can discuss in the laboratory. In the laboratory condition we can use anticoagulants, and also inside the body we have natural anticoagulant and synthetic anticoagulant we can also use. So in vivo, inside the body, like parenteral anticoagulants like indirect thrombin inhibitor, heparin, low molecular weight heparin, fondaparinux, and direct thrombin inhibitors, lapiridine, bivalirudin, argatroban, and this is oral anticoagulants. So from the examination point of view, the maximum chances to for final examination that कि आपसे पूछा जाए हेपेरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन पूछा जा सकता है एंड वारफेरिन. तो एज इन द क्लासिफिकेशन वी कैन सी द हेपेरिन we use in vivo and in vitro. In the laboratory or in the test tube for anticoagulant effect we can use heparin, and apart from heparin, calcium complexing agent. These are the specific drugs and the specific condition that for how much volume we use how much of the agents as a anticoagulant. So this is the like 150 unit to prevent clotting of 100 ml of blood of heparin is required in laboratory, and inside the body heparin is also works as an anticoagulant. So heparin basically used in vivo as well as in vitro. एग्जामिनेशन में चांसेस है कि आपका प्राइमरीली हेपेरिन आपसे पूछा जाए, अदरवाइज लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन भी पूछा जा सकता है एंड वारफेरिन पूछा जा सकता है. सो द क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना पड़ेगा बेसिकली इसमें. अब हम बात करते हैं हेपेरिन की. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द हेपेरिन को इनिशियली मेडिकल स्टूडेंट थे मैकलीन, जिन्होंने डिस्कवर किया था 1916 में. और एक्चुअली हेपेरिन जो भी उन्होंने सॉल्यूशन डिस्कवर्ड किया उसका बाय नेम वो नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि ये जो लीवर से चूंकि एक्सट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने ये बोला कि लीवर एक पावरफुल एंटीकोगुलेंट, लीवर में एक पावरफुल एंटीकोगुलेंट होता है, लेकिन उन्होंने उस बात की जानकारी नाम नहीं दिया. चूँकि ये लीवर से एक्सट्रैक्टेड था, जिसको हम हेपेटिक वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो हॉवेल एंड हॉल्ट ने 1918 में आफ्टर 2 ईयर उस एक्सट्रैक्टेड जो पावरफुल एंटीकोगुलेंट था जो लीवर से निकला था, जिसका नाम मैकलीन नहीं दे पाए थे, उसको हॉवेल एंड हॉल्ट ने हेपेरिन नाम बोला और बताया कि ये लीवर से एक्सट्रैक्ट होता है. तो बेसिकली हाउएवर जो इसको प्यूरिफाई किया गया बाद में 1937 में. इसकी अगर हम केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली हेपेरिन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है. हेपेरिन के अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. लाइक हेपेरिन में या तो डी ग्लूकोसामिन होगा या एल आइड्यूरोनिक एसिड के साथ, या तो हेपेरिन में डी ग्लूकोसामिन डी ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ होगा, एंड यहाँ पे रॉन्ग है. तो बेसिकली यहाँ पे 2 सब यूनिट होंगी, लाइक डी ग्लूकोसामिन या एल आइड्यूरोनिक एसिड होगा, या डी ग्लूकोसामिन और डी ग्लूकोरोनिक एसिड होगा. तो इन दोनों में से या तो ये होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका होगा, या तो इसका होगा.
तो बेसिकली हेपेरिन इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में इनकी बात हम कर रहे हैं। विद मॉलिकुलर वेट 10,000 to 20,000. It contains polymer of 2-sulfated disaccharide which may be this or this. हेपेरिन के अंदर बिकॉज हेपेरिन के बारे में हम इतनी चीज़ें भी जानते हैं कि हेपेरिन बेसिकली मास्ट सेल में हिस्टामिन के साथ भी स्टोर्ड होता है। हेपेरिन में इटसेल्फ हेपेरिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हेपेरिन मास्ट सेल में हिस्टामिन के साथ भी स्टोर्ड होता है और उसका रीजन यही है कि हेपेरिन चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और हिस्टामिन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और मास्ट सेल के वेसाइकिल में यही वजह होती है कि हिस्टामिन के साथ हेपेरिन स्टोर होता है। यही लाइन लिखी है कि हेपेरिन कैरीज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन द बॉडी, ऑल्सो अकर इन मास्ट सेल अलॉन्ग विद हिस्टामिन। हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक्शन की अगर हम बात करें तो हेपेरिन बेसिकली जैसा कि क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हेपेरिन यहाँ पे इन विवो भी यूज कर रहे हैं एंड इन विट्रो भी यूज कर रहे हैं एज ए एंटी कोआगुलेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि हेपेरिन जो होता है वो एक्शन इसका एंटी कोआगुलेंट एक्शन होता है जो कि इन विवो और इन विट्रो दोनों होता है। बेसिकली अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हेपेरिन अपना एक्शन देता है इनडायरेक्टली एक्टिवेट करके प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को। मींस हेपेरिन अलाउ करता है कि वो हेपेरिन पे वो बाइंडिंग साइट्स होती है जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की बनी होती है जिसको हम पेंटासैकेराइड बोलते हैं, और हेपेरिन अपने उस साइट से, अभी स्ट्रक्चर देख के डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा, हेपेरिन अपनी उस पेंटासैकेराइड साइट से अलाउ करता है कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड आके हेपेरिन से बाइंड हो जाए। और हेपेरिन जब एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से बाइंड होगा तो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड का जो वर्क है, नेचुरल वर्क है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड बेसिकली क्या होता है, एक सेरीन प्रोटीनेज होता है और ये क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है, या आप कह सकते हैं कि इनएक्टिवेट कर देता है। और वो क्लॉटिंग फैक्टर जिनको एंटीथ्रोम्बिन थर्ड इनएक्टिवेट करता है उनका नाम है 10, 2, 9, 11, 12 एंड 13। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनको एंटीथ्रोम्बिन थर्ड इनएक्टिवेट करके रखता है और एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के वर्क को पोटेंशिएट करता है हेपेरिन। तो हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, वर्क को पोटेंशिएट करता है। इट मींस अल्टीमेटली वो इन फैक्टर की इनएक्टिविटी को इंड्यूस करता है थ्रू द एंटीथ्रोम्बिन। दैट्स व्हाई वी से इट एक्ट्स इनडायरेक्टली बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड which inactivate these factors. So at the low concentration of heparin, अब हम बात करेंगे concentration mediated response की। तो basically this diagram you must have very clear this diagram. This diagram is representing the mechanism of action of heparin. Like as we know the heparin molecule is a very large molecule, right? It has a very large structure, and in this large structure like this is a heparin, and this point representing the binding site for antithrombin third, which has capability to inactivate certain clotting factors, and again due to its long structure, lengthy structure, this is also have a binding site for second A. Means we can say as antithrombin itself has binding site for heparin and second A factor, so we can say that ultimately heparin make a complex with antithrombin third and thrombin. Thrombin means second A, and second A also has binding site for heparin, means they have the binding site for each other. So this interaction is a very prominent productive interaction, and through this interaction not only heparin induces the action of antithrombin third but also induces the inactivation of
thrombin indirectly by activating the antithrombin third due to its lengthy structure. But in this structure, because heparin does not allow the binding of 10A clotting factor, because 10A clotting factor does not have this kind of site so that heparin bind. So 10A factor only inactivated by antithrombin third, which action is induced by heparin, because heparin has binding site for antithrombin third and antithrombin third has binding site for 10A, but 10A does not bind with heparin. So the meaning is that, I mean to say कि यहाँ पर हेपरिन एक दूसरे के साथ प्रोमिनेंट इंटरेक्शन में नहीं है. बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिवेट हो रहा है वो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की वजह से, और उसको कर रहा है, उसकी एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहा है हेपरिन. लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर 10A की कोई बाइंडिंग साइट हेपरिन पे नहीं है, कोई इस तरीके का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेकेंड A के लिए था, यहाँ पे कोई बाइंडिंग साइट नहीं है. तो साइंटिस्ट ने ये फर्दर सोचा कि अगर चूंकि इसकी बाइंडिंग साइट क्लॉटिंग फैक्टर की नहीं है, तो क्यों ना अगर हम इस हेपरिन के स्ट्रक्चर को कट कर दें, मींस सॉल्ट कर दें. तो चूंकि मीनिंग यहाँ पे हमारी क्लॉटिंग फैक्टर की केवल एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और हेपरिन से बाइंडिंग होने की है, जब हेपरिन इस सिर्फ स्पेसिफिक 10A की केस की बात कर रहे हैं, अगर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 अलाउ नहीं करता कि इसको हेपरिन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज नहीं करता, तो हेपरिन के साइज को छोटा कर दिया जाए. और तब कॉन्सेप्ट आया कि जब क्लीव्ड कर दिया जाए हेपरिन के साइज को, फ्रैक्शनेटेड कर दिया जाए, इसीलिए हेपरिन को हम अनफ्रैक्शनेटेड हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बोलते हैं. और जब ये कंसेप्ट आया कि 10A चूंकि इस पे इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसकी बाइंडिंग साइट नहीं है, तो क्यों ना हेपरिन के साइज को स्मॉल कर दिया जाए. और जब इसको क्लीव किया गया तो ये छोटा हेपरिन बना, जिसको हमने बोला लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जो कि उतनी ही कैपेबिलिटी रखता है 10A को इनएक्टिवेट करने की जितनी की हाई मॉलिक्यूलर वेट रखता है. और जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कई मामलों में एडवांटेजियस है इन कंपैरिजन टू हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो इस वजह से कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का. तो बेसिकली जब हम हेपरिन की बात करेंगे तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एंड सेकेंड A बोथ, बट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ओनली अलाउ द बाइंडिंग ऑफ फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर antithrombin third, and inactivate only the factor 10, right? So this is the diagram that I took from the Rangendale. So again, now from here, like earlier, it's anticoagulant action in vivo in vitro, and these are the clotting factor that is inactivated by antithrombin third. At low concentration of heparin, factor 10A mediated conversion of prothrombin to thrombin is selectively affected. Means अगर हम हेपरिन की लो कंसंट्रेशन लेते हैं तो बेसिकली हेपरिन की लो कंसंट्रेशन में वो जो इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क नहीं करता, हेपरिन केवल इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है, राइट? वो केवल क्लॉटिंग फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है बाय इंड्यूसिंग एंटीथ्रोम्बिन थर्ड. The anticoagulant action of exerted mainly by inhibition of factor 10A as well as thrombin second A mediated conversion of fibrinogen to fibrin. इसका मीनिंग ये है कि एंटीकोगुलेंट एक्शन जो कि हेपरिन इंड्यूस करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10A को और थ्रोम्बिन को इनहिबिट करके, और फर्दर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता. यही वजह होती है कि वो एंटीकोगुलेंट एक्शन देता है. हेपरिन enhances the action of antithrombin third in 2 ways. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्रॉपर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है. स्कैफोल्डिंग का मतलब दिस स्ट्रक्चर से है, और बेसिकली जिससे एंटीथ्रोम्बिन थर्ड बाइंड हो रहा है ये स्पेसिफिक पेंटासैकेराइड्स होती हैं. तो आप में बेसिकली यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो सेम है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. एंड दिस हैज बीन सिंथेसाइज्ड एंड नेम्ड फोंडापारिनक्स. मींस इसकी बात कर रहे हैं कि जब हाई मॉलिक्यूलर वेट को हम कट करके लो मॉलिक्यूलर वेट हेपैरिन बोलते हैं, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपैरिन का सिंथेसाइज्ड फॉर्म जो हम एग्जांपल है हमारे पास वो है फोंडापारिनक्स. तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि हमने
लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमको लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन की ज़रूरत क्यों पड़ी और उससे क्या एडवांटेज है। तो बेसिकली लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन प्रोवाइड एडवांटेजेस ओवर हेपेरिन इन दैट इट हैज़ बेटर बायोअवेलेबिलिटी, लॉन्गर हाफ लाइफ, सिंप्लीफाइड डोजिंग, प्रेडिक्टेबल एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स। आपको प्रेडिक्टेबल है कि ये एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स इस मैकेनिज्म के थ्रू आने वाला है। अदरवाइज उस केस में आप नहीं बोल सकते हो कि वो थ्रोम्बिन सेकंड से ही बाइंड हो रहा है या किसी और फैक्टर से बाइंड हो रहा है, जो कि मैंने स्पेसिफिक पहले डिस्कस किया। लोअर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस लाइक हेपेरिन, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन एक्सर्ट इट्स एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी बाय एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। तो ये कॉमन चीज़ है कि हेपेरिन हो या लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन हो, दोनों अपना एंटीकोगुलेंट इफेक्ट एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को इनहिबिट इंड्यूस करके, उसके एक्शन को इंड्यूस करके अपना एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देते हैं। तो लो मॉलिकुलर वेट के लिए आपको स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी चूँकि स्ट्रक्चर छोटा है, लॉन्गर हाफ लाइफ है, सिंप्लीफाइड डोजिंग है, प्रेडिक्टेबल एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स एंड लोअर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ एंटीथ्रोम्बिन को हम थोड़ा सा जान लेंगे। एंटीथ्रोम्बिन बेसिकली सेरीन प्रोटीएज इनहिबिटर होता है एंड ये बेसिकली इनहिबिटर ऑफ कोगुलेशन प्रोटीएजेस, कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीएजेस मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उनको इनहिबिट करता है एंटीथ्रोम्बिन। लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन्स इनहिबिट द कोगुलेशन प्रोसेस थ्रू बाइंडिंग टू एंटीथ्रोम्बिन वाया पेंटीसाइक्राइड सीक्वेंस। मीन्स यहाँ पे बात कर रहा है कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से जो लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन जिस साइड से बाइंड होता है उसको हम बोलते हैं पेंटासैकराइड। दिस बाइंडिंग लीड्स टू द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। जैसे ही हेपेरिन से एंटीथ्रोम्बिन बाइंड होगा वो अपना कन्फर्मेशनल चेंज करेगा और वो चेंज इस तरीके का होगा विच इंक्रीजेज द रेट एट विच इट इनहिबिट द एक्टिवेटेड फैक्टर 10। Once dissociated, the low molecular weight heparin is free। जब ये फैक्टर 10 डिसोसिएट होगा, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन फ्री होगा टू बाइंड विद अनदर एंटीथ्रोम्बिन molecule and subsequently inhibit more activated factor 10। Unlike antithrombin third activated by heparin, जो कि एक्टिवेट होता है हेपेरिन से, एंटीथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड बाय लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन कैन नॉट इनहिबिट थ्रोम्बिन बट ओनली इनहिबिट क्लॉटिंग फैक्टर 10A। सो दिस इज द सिंपल लाइन कि आपका ये बोल रहा है कि जो हेपेरिन है, हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन है, वो 10A को भी ब्लॉक कर रहा है उसकी एक्टिविटी एंड ऑल्सो कर रहा है सेकेंड ए को, जबकि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन ओनली और ओनली केवल 10A के एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को, कोगुलेंट एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा बाय इंड्यूसिंग एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। Now we will talk about the differences from unfractionated heparin। हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का आपस का डिफरेंसेस क्या है? तो बेसिकली ऑलरेडी हम 2-3 डिफरेंसेस को पढ़ चुके हैं। एवरेज मोलिकुलर वेट की बात करें तो हेपेरिन का 15 किलो डाल्टन है, जबकि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलो डाल्टन। पॉसिबली स्मॉलर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम है। हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का रिस्क लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में कम है। एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो हेपेरिन का हम रिवर्स करते हैं बाय यूजिंग एंटागोनिस्ट ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट, उसका इफेक्ट लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन पे बहुत कम है। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन हैज लेस ऑफ एन इफेक्ट ऑन थ्रोम्बिन कंपेयर टू हेपेरिन, वो तो स्ट्रक्चर से हमने देख लिया, इसका इफेक्ट 10A पे ज़्यादा है। और ड्यू टू इट्स रीनल क्लियरेंस, चूंकि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का क्लियरेंस जो है वो रीनल पाथवे के थ्रू है, रीनल किडनी के थ्रू है, तो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद किडनी डिजीज। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो जैसा कि हमने के स्ट्रक्चर के में बार बार देखा कि इसका स्ट्रक्चर लार्ज है, हाईली आयनाइज्ड है, तो इस वजह से ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए हम इसको एडवाइस करते हैं कि हम इसको इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस हेपेरिन की एडमिनिस्ट्रेशन करें। हेपेरिन चूंकि हाईली चार्ज होने की वजह से ब्लड ब्रेन और बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में इसको सेफ कंसीडर किया जाता है ताकि फीटस पे इसका कोई इफेक्ट ना हो, फीटस में कोई भी वॉल कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर बाय हेपेरिनेज एंड फ्रेगमेंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। सो दिस इज बेसिक थिंग। This
This is the pharmacokinetic. Now we will talk about side effects. So heparin in higher dose inhibit platelet aggregation. Inhibit because it shows the anticoagulant effect and inhibit the platelet aggregation and prolongs bleeding time. So easily you can correlate with the two things. Lipemia clearing, because lipemia clearing is means कि पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद जब ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होता है तो हेपेरिन की अगर डोजिंग में है तो हेपेरिन चूंकि एंडोथीलियम से लाइपोप्रोटीन लाइपेज के रिलीज को इंड्यूस करता है और लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और जब हेपेरिन इंड्यूस्ड लाइपोप्रोटीन लाइपेज अपने एक्शन में ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइज करके फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि टिश्यूज में पास हो जाते हैं और टिश्यूज में ट्रांसफर हो जाते हैं और प्लाज्मा क्लियर दिखता है, टर्बिड प्लाज्मा नहीं दिखता। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि हेपेरिन कई बार लाइपीमिया क्लियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस एक्शन रिक्वायर्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हेपेरिन देन दैट नीड फॉर एंटीकोगुलेशन, बिकॉज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट थ्रू द हेपेरिन रिक्वायर्स हायर डोज ऑफ हेपेरिन। सो दीज आर द common information. Now we will talk about oral anticoagulant, which is warfarin. So as we have discussed, anticoagulant is responsible for inhibition of blood coagulation. So basically through the mechanism, warfarin can deplete functional vitamin K reserve and thereby reduce the synthesis of active clotting factor. Meaning is that as we know, the vitamin K is actually responsible for coagulant effect. Vitamin K is responsible for coagulant effect. And how the vitamin K is responsible for coagulant effect? Because we know the vitamin K, once vitamin K hydroquinone form is converted into vitamin K epoxide form. This vitamin K conversion parallelly responsible for conversion of certain clotting factor from its inactivated state to inactivated state, or we can say from decarboxylated form to carboxylated form. And carboxylated form of the clotting factor we consider as an active form of clotting factor. So as we know, the vitamin K is responsible for activation of certain clotting factor. So if we inhibit the reactivation of vitamin K बेसिकली अगर हम इसका रीएक्टिवेशन को इनहिबिट करते हैं तो विटामिन के उस क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम यूज करेंगे वारफेरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए। वारफेरिन बेसिकली विटामिन के का जो एक्टिव फॉर्म है, फंक्शनल विटामिन की रिजर्व जो है बॉडी का, उसको रिड्यूस करता है और सिंथेसिस ऑफ एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देता है। इस डायग्राम में हम समझेंगे लाइक वारफेरिन मेटाबोलाइज होता है, दीज आर द वेरियस cytochrome family of cytochromal enzymes group or specific family, and these are responsible for metabolizing warfarin. And here in the diagram we can see the vitamin K reductase reduce vitamin K hydroquinone, and this is oxidized vitamin K epoxide form. Once this is converted, this conversion hydroquinone form is converted into vitamin oxidized form with the help of vitamin K dependent gamma glutamyl carboxylase enzyme, and this enzyme is responsible for activating the clotting factor. Like here this conversion, this from reduced vitamin K hydroquinone form, this is hydroquinone, not hydroquinone, this is hydroquinone. Reduced vitamin K form as converting into the oxidized vitamin K epoxide form parallelly, means same time, through the gamma glutamyl carboxylase enzyme where the vitamin K works as a cofactor. Now there will be a carboxylated factor 2, 7, 9 and 10 and protein C, S and Z. This becomes or converted in gamma carboxylated
form under the influence of vitamin K dependent this enzyme induced mechanism. But when we inhibit this reconversion of epoxide form into vitamin K reductase form, बिकॉज अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो अगेन ये वाला फॉर्म नहीं होगा और ये रिएक्शन नहीं होगी एक्टिवेशन की। तो अगर आप ऑक्सीडाइज विटामिन के एपॉक्साइड के को कन्वर्ट नहीं होने देंगे अगेन किसमें, रिड्यूस विटामिन के फॉर्म में, तो रिड्यूस विटामिन के ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और ये एक्टिवेशन नहीं होगा। तो वारफेरिन बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द एंजाइम which convert the oxidized form of vitamin K or vitamin K epoxide form into the reduced vitamin K hydroquinone form, and this enzyme is called vitamin K epoxide reductase. So this enzyme vitamin K reductase, this VKOR basically converts oxidized vitamin K form into reduced vitamin K form, and this conversion is induced by this enzyme, and this enzyme is basically inhibited by this oral anticoagulant called warfarin. So easily we can understand कि अगर ये स्टेप नहीं होगा it means ये स्टेप भी नहीं होगा, और ये स्टेप नहीं होगा it means ये स्टेप नहीं होगा. So this is the mechanism of action of warfarin. Now uses, it is commonly used to prevent blood clots as an anticoagulant such as deep vein thrombosis and pulmonary embolism, and to prevent stroke in people who have atrial fibrillation, valvular heart disease and artificial heart valves. If we talk about the side effect, the common side effect is as heparin, as bleeding, and less common side effect may include areas of tissue damage and purple toes syndrome. पर्पल टोज सिंड्रोम, पर्पल टोज सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि जैसे चूंकि ये एंटी कोगुलेंट इफेक्ट दे रहा है, कोगुलेंट नहीं करने दे रहा, कोगुलेट ब्लड को नहीं करने दे रहा है, तो बेसिकली जब कोगुलेट नहीं करने देगा एंटी कोगुलेंट जो, तो एथेरोमेटस प्लेक होंगे जो कि रप्चर होकर वहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा। तो एथेरोमेटस प्लेक जब कोगुलेंट स्टेज में नहीं आएंगे तो वहाँ पे चांसेस हैं कि कोलेस्ट्रॉल वहाँ से फ्री होकर ब्लड प्लाज्मा के थ्रू नैरोवर आर्टरीज में जाके क्लॉक कर दे उस आर्टरीज को, और आर्टरीज को क्लॉक करने के बाद जो बेसिकली जो लेग्स के टोज होते हैं वहाँ पे अगर उसको क्लॉक कर दे तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और वो पर्पल कलर का हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पर्पल टोज सिंड्रोम. सो दिस इज द बेसिक साइड इफेक्ट ऑफ वारफेरिन. सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट एंटी कोगुलेंट्स एंड हेपेरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन. आई होप कि आपको समझ, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.